बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो इसमें पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ में इसकी डेफिनेशन है और जो सेकंड पैराग्राफ है इसमें इसका डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के साथ। ठीक हो गई। और तीसरा जो है इसमें इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की खूबियां वो बताई हुई है, इंपॉर्टेंस आप कह लें। ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के स्केल दिए हुए हैं। तो इसी को मैंने ये नोट्स की फॉर्म में दिया है ताकि आपके लिए उसको याद करना आसान हो जाए। तो फर्स्ट हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन करते हैं। रिलेटिव टेंडेंसी और एबिलिटी ऑफ अ बॉन्डेड एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी जैसे दो बांड जुड़े हुए हो तो एक में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी तो वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दोनों के दरमियान है, जैसे ये नीचे दिए ना, ए बी बांड है, जैसे ए और बी एटम जुड़े तो ये ए बी बांड बना रहे हैं। अच्छा, अभी ये दरमियान में जो शेड पेयर इलेक्ट्रॉन तो दोनों के सेंटर में है, अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है तो फिर उस शेड पेयर को खींचने की पावर भी दोनों की बराबर होगी, तो वो इक्वली शेयर होगा। लेकिन अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा है ये तो वो क्या करेगा कि जो शेड पेयर इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो शेड पेयर इलेक्ट्रॉन जो है उसकी तरफ ज्यादा कशिश किया होगा। जैसे HCl मॉलिक्यूल होता है ना, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, तो आप उसमें हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज देते हैं और क्लोरीन पे पार्शियल माइनस चार्ज देते हैं। क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो शेड पेयर को उसने अपनी तरफ खींचा होता है, इसलिए वो पार्शियल माइनस हो जाता है, हाइड्रोजन आपकी पार्शियल पॉजिटिव हो जाती है। ठीक हो। तो यही पॉइंट उसने यहाँ लिखा है कि टेंडेंसी ऑफ एन एटम और एबिलिटी ऑफ अ बॉन्डेड एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक, इसको इस टेंडेंसी को, इस सलाहियत को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम दे रहे होते हैं। उसके बाद अच्छा, इसकी यहाँ एग्जांपल भी हम लिख सकते हैं। आप ना इसी के नीचे फॉर एग्जांपल और आगे लिख दें कि मेरे पास ये HCl का मॉलिक्यूल है। ठीक हो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा है, इस वजह से हम हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज देते हैं और क्लोरीन के ऊपर हम पार्शियल नेगेटिव चार्ज देते हैं। तो वो भी हम इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ से। चलो ये भी सर्च करना पड़ेगा, मैं इसको ना ऐड करके फिर आपको एंटर कर दूंगा यहाँ पे ना, डेल्टा का सिंबल दो, या खुद भी लिखा जा सकता है। मैं आपकी ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव हो गया हाइड्रोजन, और जो आपकी क्लोरीन है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज में चली जाती है उसकी अट्रैक्शन की वजह से। ठीक हो गया। इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन हो डिफाइन और एग्जांपल, तो उसमें इस तरह एग्जांपल दे सकते हैं। उसके बाद है डिफरेंस फ्रॉम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से इसका क्या डिफरेंस होगा, क्या फर्क होता है। तो हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो असल में है ना टेंडेंसी ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। एक तो ये टर्म है, आइसोलेटेड गैसियस एटम वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके और गेन कर लेता है, माइनस आयन में चला जाता है। ठीक होगा। तो लेकिन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो आपके पास है, ये भी टेंडेंसी है अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन की, लेकिन ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, टेंडेंसी ऑफ अ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टू अट्रैक्ट, बॉन्डेड एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन।
यानी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी वो, उसमें जो एटम था वो एक आइसोलेटेड गैसियस एटम था, अकेला एटम था जो गैस की फॉर्म में था। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो एटम है वो एक बॉन्डेड एटम है जिसने बॉन्ड बनाया हुआ। फिर वहाँ जो गैसियस एटम है उसकी एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, और फिर उसने गेन करना होता है। इधर उसने जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है वो शेड पेयर इलेक्ट्रॉन, वहां पे एक अकेला इलेक्ट्रॉन आता है और यहाँ पे शेड पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है जिसको उसने अपनी तरह अट्रैक्ट करना है। तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। अट्रैक्शन की बात दोनों ही कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर, लेकिन दोनों की स्टार्टिंग जो है वो भी डिफरेंट है। एक तरफ गैसियस एटम है, एक तरफ बॉन्डेड एटम है। फिर जो गैसियस वाला है वो एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, और यह जो बॉन्डेड एटम है वो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये दोनों में डिफरेंस हो जाता है। उसके बाद फीचर्स का पैराग्राफ दिया था जो भी मैंने आपको बताया, ठीक है, नोट्स के अंदर। जो आपका ना ये वाला तीसरा पैराग्राफ, फर्स्ट में डेफिनेशन है, सेकंड में वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से फर्क था, तीसरी ये जो पैराग्राफ इसमें उसकी करेक्टरिस्टिक्स दी हुई। वो कौन कौन से हैं? एक तो ये कि नॉट डायरेक्टली मेजरेबल क्वांटिटी, बल्कि रिलेटिव क्वांटिटी, कि हम इसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, कि यानी ये एक एटम की प्रॉपर्टी है, लेकिन कौन से एटम की? जो बॉन्डेड एटम है उसकी प्रॉपर्टी है। अकेला पड़ा हुआ एटम की आप नहीं बता सकते इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, क्योंकि शेड पेयर को तो खींचने की पावर है। अब शेड पेयर को के पास वो मौजूद होगा, खींचेगा, तो हम बात करेंगे कि हाँ जी ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी वैल्यू क्या बन रही है। अकेला एटम तो जब शेयर ही नहीं कर रहा तो फिर वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तस्वर वहां नहीं आता। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये डायरेक्टली मेजरेबल नहीं है, और बल्कि एक रिलेटिव वैल्यू किसी के रेफरेंस से हमें लेनी पड़ती है। दूसरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी असाइंड टू एन एलिमेंट कैन ओनली बी एन एवरेज वैल्यू फॉर इट्स मोस्ट कॉमन वैलेंसी स्टेट। अच्छा, अब कई एटम्स है जो एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स काफी सारी शो करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बदलने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बदल जाती है, ये भी हम आगे फैक्टर में भी बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की जब चेंज हो रही है एक ही एटम के मुख्तलिफ, तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने बतानी, तो क्या करें? तो कह रहे हैं को फिर हम उसको एवरेज वैल्यू ले लेते हैं, उसकी जो मोस्ट कॉमन वैलेंसी स्टेट होती है उसके हवाले से उसकी एवरेज वैल्यू लेके एक एलिमेंट की, तो उसी को हम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी असाइन कर लेते हैं। इसी तरह ऑक्सीडेशन स्टेट, अब की बात जो ऊपर हुई है वो ये नीचे दोबारा एक्सप्लेन कर रहा है कि हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट द मोर स्ट्रांगली इट्स एटम अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन। जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी उतनी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती जाती है। इसकी आप रीजन ऐसे समझ सकते हैं, आपने पीछे भी डिस्कस किया था कि जब ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है फॉर एग्जांपल, और दो जब दूसरा लूज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी में हमने बात की थी कि साइज और छोटा हो जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा लूज होते जाएंगे साइज छोटा होता जाएगा, तो फिर उसका मतलब है जो साथ उसका इलेक्ट्रॉन है वहां पर उसकी अट्रैक्शन भी ज्यादा, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वैलेंस शेल के ऊपर बढ़ती जाएगी। तो यही बात है कि जब कोवलेंट बॉन्ड्स के अंदर एक एलिमेंट ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जा रहा होता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग में इन्वॉल्व होता है, तो फिर उसकी वजह से उसकी जो अट्रैक्शन है उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो पहले की निस्बत से ज्यादा होती जाती। उसके बाद है जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। आपके सिलेबस में 3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल मेंशन है, लेकिन ये जो बुक आपके पास है नोट्स में, इसमें 2 दिए, पॉलिंग स्केल दिया हुआ है, उसके बाद दूसरे नंबर पे मिलिकन स्केल दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद इसने ट्रेंड्स, और फिर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड, बस 2 हेडिंग, यहाँ तक ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक खत्म हो जाता है। तो अब 2 मेथड दिए थे, तो मैंने उसको जो 2 हैं उनको भी थोड़ा एक्सप्लेन किया है, उसमें भी कुछ एडिशंस की हैं, और जो तीसरा मिसिंग था ऑलरेडी रोचौक मेथड वाला, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, तो उसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहली बात करते हैं पॉलिंग स्केल के हवाले से। पॉलिंग ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे डिफाइन किया है? इसने क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, अगर आप 2 एटम्स लें ए और बी, तो उनको अगर आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उसका देखें तो वो क्या है, इन टर्म्स ऑफ डेविएशन ऑफ ए बी बॉन्ड एनर्जी फ्रॉम ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी बी बॉन्ड एनर्जी। यानी ए और बी 2 एटम थे ना, अगर ये 2 एटम अपने जैसों से ही जुड़े हुए हों, यानी ए से जुड़ा हो, बी बी से जुड़ा हो, और उस वक्त इनकी जो बॉन्ड एनर्जीज है, बॉन्ड एनर्जी का कंसेप्ट आपके जहन में होना चाहिए कि किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। अमूमन एक मोल
इसका यूनिट होता है किलो जूल पर मोल। यानी एक मोल बॉन्ड हो, उनको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। तो ए बॉन्ड है, इधर बी बॉन्ड है, इस इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बॉन्ड एनर्जी। और इधर ए बी बॉन्ड जो है, इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो इसकी बॉन्ड एनर्जी। कहते हैं ए बी की जो बॉन्ड एनर्जी आप लेंगे और ए और बी की जो बॉन्ड एनर्जी लेंगे, इन इनकी यानी ए और बी की बॉन्ड एनर्जी का ज्योमेट्रिक मीन ले लें, ठीक हो गया। और ए बी जो बॉन्ड एनर्जी है वो डायरेक्ट ले लें, उसमें से इनके ज्योमेट्रिक मीन को माइनस करें। ये लिखा ना डिफरेंस ऑफ द टू है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपने लेना है दो एटमों के, जो ए और बी का। तो वो किस तरह है, इन टर्म्स ऑफ डेविएशन, डेविएशन की शक्ल में। डेविएशन क्या चीज है, वो आगे फर्दर डिफरेंस है किस चीज का, ए बी की बॉन्ड एनर्जी का। और ये ए और बी की जो बॉन्ड एनर्जीज हैं, इनका ज्योमेट्रिक मीन ले लें और ए बी की बॉन्ड एनर्जी के ले लें, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वो डेल्टा के बराबर है। ये आगे लिखा हुआ है, ये ना, ये डेल्टा इज इक्वल टू ए बी की बॉन्ड एनर्जी ले लें और ए और बी इनकी बॉन्ड एनर्जी का ज्योमेट्रिक मीन ले लें। ज्योमेट्रिक मीन आपको पता है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और अंडर रूट ले लेते हैं। तो ये 1/2 अंडर रूट लिया हो, तो ये ज्योमेट्रिक मीन लिया है इन दो की बॉन्ड एनर्जीज का, वो उसकी वैल्यू छोटी है। और ये जो एनर्जी आपकी है ए बी बॉन्ड है, इसकी वैल्यू बड़ी है, इसमें से उसको माइनस कर लें तो जो डिफरेंस आता है वो डेल्टा है। तो ये उसने ये बताया डेविएशन डेल्टा, जो ए बी बॉन्ड एनर्जी का और इनके ज्योमेट्रिक मीन्स का डिफरेंस है, वो लेते हैं डिवाइडेड बाई 96.5 और सारे की पावर 1/2 है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हम दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है ना वो फाइंड कर लेते हैं। अब डिफरेंस निकल आया तो फिर दोनों में से किसी एक की वैल्यू का हमें पता हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इन दोनों में से किसी की एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता हो तो दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गई, ये तो होगी डेफिनेशन। अब एक्सप्लेनेशन में पहली बात हम लिखते हैं कि पॉलिंग पहला बंदा था जिसने कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंट्रोड्यूस किया। दूसरी पॉइंट जो हम लिखते हैं जिसने एक्सप्लेन किया कि अगर दो बॉन्डेड एटम हो ए और बी हो और फर्ज करें कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इस वक्त ना पहली कंडीशन समझे कि वो सेम है, तो ए बी की जो बॉन्ड एनर्जी आप लेंगे ना वो इक्वल होगी किसके, ए और बी की बॉन्ड एनर्जीज के ज्योमेट्रिक मीन के। यानी ए बी बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी और बी बॉन्ड जो थे उनके बॉन्ड्स की जो बॉन्ड एनर्जीज का ज्योमेट्रिक मीन ले लें, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसकी वजह क्या है, दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली शेयर्ड ऑल इन ऑल दीज प्योरली कोवलेंट बॉन्ड। ये प्योर कोवलेंट बॉन्ड है और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग चूंकि बराबर है, इधर भी वही है, इधर भी वही है, उधर भी वही है, तो इस वजह से वो हमें ये जो दोनों का आंसर है वो बराबर ही आता है। अब लेफ्ट साइड का और राइट साइड का, ठीक हो गए। अच्छा, फिर उसने कहा कि ये तो बात होगी पहले नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड की, लेकिन फिर उसने पॉलिंग ने ऑब्जर्व किया कि ज्यादातर जो ए बी बॉन्ड्स हैं जो मुख्तलिफ एटमों के दरमियान हैं, उनके लिए ये वाली बात ट्रू नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, बल्कि क्या है कि उनकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो इस ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर आ रही है, ज्यादा आती है। और उसकी वजह क्या है कि देर इज आयनिक कंट्रीब्यूशन टू द बॉन्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आ गए, वो आयनिक आयंस की कंट्रीब्यूशन शुरू हो गई, जिसकी वजह से बॉन्ड थोड़ा ज्यादा मजबूत हो गया। तो बॉन्ड एनर्जी उसकी जो नॉर्मल होनी चाहिए तो उससे ज्यादा निकल गई। ज्यादा होने की वजह से वो अपने जो ज्योमेट्रिक मीन थी जिसके वो पहले बराबर थी, अब उसके वो बराबर नहीं रही, उससे ज्यादा वैल्यू शो कर रही है, ज्यादा आंसर शो कर रही है। तो ये सेकंड पॉइंट होगा उसका कि नॉर्मली अगर इक्वल शेयरिंग हो, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो दोनों एटमों की, तो ये बराबर हैं। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से बॉन्ड एनर्जी ए बी की ज्यादा हो जाती है और वो अपने ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर निकल आती है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस था उसको हम लेते हैं वो एक्सेस एनर्जी है, जो नॉर्मल से ज्यादा एनर्जी जो हो चुकी है उसको हम नाम देते हैं ये एक्सेस एनर्जी है। और इसको नाम दिया जाता है आयनिक रेजोनेंस एनर्जी का नाम भी देते हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से पॉइंट आपने ध्यान में रखना कि डिफाइन करें। अच्छा, अगर क्या है ना, डिफाइन करें, डिफाइन आयनिक रेजोनेंस एनर्जी और गिव इट्स मैथमेटिकल फार्मूला, तो नीचे जो दिया यही आप ऐसे लिख देंगे और डेफिनेशन में इसी कोई वर्डिंग में लिख देंगे कि जनाब रेजोनेंस जो आयनिक रेजोनेंस एनर्जी है इज इक्वल टू द डिफरेंस, किसका डिफरेंस, ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड एंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बी बॉन्ड एनर्जीज। इनकी बॉन्ड एनर्जी का ज्योमेट्रिक मीन और ए बी की बॉन्ड एनर्जी, इन दोनों का डिफरेंस जो है उसे हम आयनिक रेजोनेंस एनर्जी का नाम देते हैं।
यहाँ तक ओके हो गई। अच्छा, डिफरेंस तक तो हमें पता चल गया। फिर उसने कहा कि ये जो डिफरेंस आ रहा है ना आपका डेल जो है, इसका अंडर रूट ले लें अगर आप, तो ये आयनिक करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये जितना आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा उतनी ये डेल की वैल्यू भी, डिफरेंस भी ज्यादा होता जाएगा, लेकिन इस तरह है कि अंडर रूट के साथ है। अंडर रूट उसके रिलेशन को बता रहे हैं ना, कि ये नहीं है कि अगर ये 2 टाइम बढ़ गया तो आयनिक करेक्टर 2 टाइम बढ़ जाएगा, या आयनिक करेक्टर 4 टाइम बढ़ा तो ये भी 4 टाइम बढ़ जाएगा, ऐसे नहीं है। अगर आयनिक करेक्टर 4 टाइम बढ़ा है तो ये 2 टाइम बढ़ेगा। अंडर रूट का मतलब ये है ना, क्योंकि 4, ये 4 टाइम बढ़ेगा तो इसे भी 4 होना चाहिए, लेकिन 4 का अंडर रूट जब आता है तो आंसर 2 आता है, तो इसलिए वो 2 टाइम बढ़ा। तो ये वो बताना चाह रहे हैं कि रिलेशन कुछ इस तरह के, कि आयनिक करेक्टर जो है वो जितना ज्यादा होगा, उसकी जो आपकी ये जो डेल है, आयनिक रेजोनेंस एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी। अच्छा, आयनिक करेक्टर आगे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा हो उतना आयनिक करेक्टर ज्यादा और डेल की वैल्यू भी ज्यादा हो जाती है। तो फिर हम कहते हैं इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में और डेल के अंडर रूट जो है इसमें रिलेशन मौजूद है, और रिलेशन हमने निकाला तो वो ये निकलता है एक्स ए माइनस एक्स बी इज इक्वल टू डेल का अंडर रूट। ये प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ आनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, उसको बाद में हम इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं, तो इसलिए इसको हम पहले, यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होना चाहिए। ठीक हो गई, एक्स ए माइनस एक्स बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस वन। फिर प्रोपोर्शनलिटी से इक्वालिटी में लाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। ठीक हो, ये यहाँ पे कांस्टेंट हमने के रख दिया। अच्छा, के जहाँ पे हम लेके आए हैं, तो के आपके पास कांस्टेंट ये 96.5 का यूनिट हमने दरमियान में लगाया हुआ कांस्टेंट के तौर पे। इसका क्या मकसद है, कह रहे ये जो फैक्टर आपने 96.5 लिखा हुआ है, ये क्या करता है, डेल को किलो जूल पर मोल, जो कि ऐसा यूनिट है, वहां से इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो भी, वो भी एक एनर्जी का यूनिट होता है, उसमें ये बदल देता है पर मालिक्यूल। तो एक्स ए माइनस एक्स बी आपके पास इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं, जो हमने यहाँ डेफिनेशन के नीचे भी डायरेक्ट पहले लिखा था। ठीक हो गई। ये पॉलिंग का काम है कि उसने दो एटमों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो बताया कि इस फैक्टर के बराबर आता है। अच्छा, अब उसमें प्रॉब्लम ये, पॉलिंग से हमने पूछा भी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम कैसे बताओगे, ये तो डिफरेंस की बात कर रहे हो। तो फिर उसने क्या किया था, जिसको हमने ये लिमिटेशन में लिखा हुआ है, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम कैन बी फाउंड इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अदर एटम इज नोन। इन दो में से एक की अब तब निकाल सकते हैं ना जब दूसरे की पता हो। जैसे ए की हम निकालनी है, बी की हमें पता है, तो बी माइनस हो रहा है, इधर आके वो प्लस हो जाएगा, आंसर निकाल लेंगे तो वो निकल आएगी। तो उसके लिए फिर पालिंग ने क्या किया कि जो फ्लोरीन था, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आप कह रहे हैं आपके पीरियोडिक टेबल में है, तो उसको उन्होंने, उसने 4 की वैल्यू दी। आर्बिट्रेरी वैल्यू का मतलब ये है कि अपनी तरफ से वैल्यू 4 रखी है, तो वैल्यू दे के फिर उसके हिसाब से उसने सब बाकी एलिमेंट्स की वैल्यूज को निकाला था और टेबल सारा बनाया था, यानी सारे एलिमेंट्स की। यानी उसने किया क्या कि एक तरफ फ्लोरीन रख ली, यानी एक्स बी की जगह फ्लोरीन रख लें, और एक्स ए की जगह मुख्तलिफ एटम्स रखता गया, और उनके ये डेल्टा की वैल्यू फाइंड करता गया, और फिर फ्लोरीन वाली को इधर ला के प्लस करता गया और आंसर निकालता गया। तो इस तरह करके ये उसने फाइंड किया। अब वो कह रहे हैं कि पॉलिंग इक्वेशन, एक लिमिटेशन तो ये हो गई कि हमें एक दूसरा एलिमेंट लाजमी चाहिए, जिसको पॉलिंग ने तो फ्लोरीन लेके बाकियों की कैलकुलेट कर लिया। दूसरा हमारे पास उसका लिमिटेशन ये बनता है कि इस इक्वेशन से आप रिजल्ट निकालें तो पुअर रिजल्ट आते हैं जब आपका एक्स ए और एक्स बी में जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा लार्ज होता है। ये जब एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा लार्ज हो जाता है, तो फिर हमारे निकाले हुए जो रिजल्ट्स हैं वो इतने ज्यादा अच्छे नहीं होते। तो ये दो पॉइंट्स इसकी फॉलिंग की लिमिटेशन में चले जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास है मिलिकन स्केल। मिलिकन स्केल क्या कहता है कि इसकी डेफिनेशन है, द मीन वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट। ये इसने कोशिश की भी एक ही एटम को हम लें, दूसरों के रेफरेंस से हमें बात ना करनी पड़े, तो इसलिए फिर इसने एक ही एलिमेंट लिया, उसी एटम की आयनाइजेशन एनर्जी, उसी एटम की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, दोनों को प्लस करें, 2 पे डिवाइड करके मीन यानी उनका ले लें। तो वो उसने कहा कि ये एक्स एम एम एम, ये मिलिकन का एम लिया हुआ है, एक्स एम से मुराद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गिवन बाय मिलिकन। ठीक होगा। तो मिलिकन ने जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी निकाली वो इस फार्मूले से
फाइंड की थी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है, क्योंकि हमें पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी तो हमेशा एंडोथर्मिक होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होती है वो पॉजिटिव ही होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो कई एलिमेंट्स एक्सोथर्मिक होते हैं, कईयों की एंडोथर्मिक होती है, कई एनर्जी रिलीज करते हैं, कई एब्जॉर्ब, जैसे नॉन मेटल में क्लोरीन वगैरह आपको पता है वो एब्जॉर्ब करने, वो इवॉल्व करने वाले एक्सोथर्मिक होते हैं, और कई जो है वो एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो कहता है हमने दोनों की वैल्यूज को वो पॉजिटिव साइन ही दिया, ठीक है, पॉजिटिव साइन दे के फिर हमने इसको ये फार्मूला बनाया। अगर आप पॉजिटिव साइन नहीं देंगे तो यह माइनस आ जाएगा, यानी आयनाइजेशन एनर्जी माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाई 2, और उसके हिसाब से फिर वो फैक्टर चल रहा होगा बल्कि, लेकिन जब माइनस लगाते हैं तो फिर 2 वाला फैक्टर नहीं रहता, फिर ये फैक्टर भी चेंज हो जाता है। वो तरीका भी है, एक तरीका हमारे पास ये भी है, तो क्योंकि आपकी बुक में यही दिया हुआ है इसलिए मैं उसी को ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद है जी एक्सप्लेनेशन में, अकॉर्डिंग टू मिलिकन इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी इज डिटरमाइंड पार्टली बाय द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू बाइंड एन एडिशनल इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया ना, कि टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू बाइंड एन एडिशनल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और लेने की जो सलाहियत एटम की होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो उसने कहा जी कि ये जो मिलिकन ने कहा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, एक तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का उसमें हिस्सा है, एंड पार्टली बाय इट्स टेंडेंसी टू होल्ड इट्स ओन इलेक्ट्रॉन, और दूसरा इसका हिस्सा है कि अपने ही इलेक्ट्रॉन को काबू रखने की उसकी कितनी सलाहियत है। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी को बता रही जी, जितनी जिसकी काबू रखने की सलाहियत ज्यादा होगी उतनी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी ज्यादा होगी, ठीक होगी। तो ये वाला पॉइंट भी आपका आज अब देखे ना, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो भी ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी, कि आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होने का मतलब है कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर उसकी अट्रैक्शन ज्यादा है, तो फिर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को वो शेयर करने की, अट्रैक्ट करने की सलाहियत भी ज्यादा रखेगा। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू अगर ज्यादा है तो भी हम कहेंगे कि उसके वैलेंस शेल के ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा है, और वो शेड पेयर को खींचने की पावर उसकी ज्यादा होगी। तो दोनों फैक्टर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली ही हैं, एनर्जी ज्यादा हो तो भी वो ज्यादा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो तो भी वो ज्यादा होगी। Thus both the terms ionization energy, electron affinity have been included to find the electronegativity। अच्छा, इसमें अब जो वो पीछे हमने बात की वही दोबारा उसने लिखी है कि इसमें ये पॉइंट है कि आपने आयनाइजेशन एनर्जी वो भी पॉजिटिव रखी है और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वह साइन भी पॉजिटिव ही रखा है, फिर हमने ये फार्मूला निकाला है जो मीन निकाल के हम एक्सएम फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, ये मिलिकन की निकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सर थोड़ी सी डिफरेंट आती है, पालिंग पे जरा, और पालिंग स्केल जिससे पहले था उस पे वैल्यू कुछ और थी, ठीक है। तो फर्क तो इनमें वैसे आप देखें ना तो आपकी बुक पे उसने ईयर भी लिखे हुए हैं कि जो पालिंग स्केल था उसमें और जो मिलिकन है, इस दोनों के वर्किंग में ना को 2 से 3 साल का डिफरेंस है। नहीं, आपकी नोट्स में नहीं लिखे हुए, वैसे एक और बुक पे ये मेंशन था। तो तकरीबन 2 साल का डिफरेंस है, मतलब 2033-34 में, 1933-34 जो है उसमें ये मिलिकन है, ठीक है, और उससे 2 साल पहले 1930-31 में वो पॉलिंग ने ये इंट्रोड्यूस करवाया। तो मिलिकन का फिर जो दिया हुआ वैल्यूज थी वो थोड़ी डिफरेंट थी, तो उन्होंने कहा पॉलिंग के साथ इसको एडजस्ट अगर करें तो फिर ये कन्वर्जन फैक्टर उन्होंने लगाया था कि एक्स एम इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ओवर 544। ये आप इस तरह करते हैं, ये फार्मूला यूज करते हैं, तो फिर आप जो आपकी मिलिकन की दी हुई वैल्यू है वो पालिंग स्केल पे शिफ्ट हो जाती है, उसके राउंड अबाउट आ जाता है आंसर, एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन राउंड अबाउट यानी हो जाता है। लिमिटेशन इसकी क्या है कि कंप्लीट इलेक्ट्रोनेगेटिव स्केल हम मिलिकन कंसेप्ट के मुताबिक नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नोन ओनली फॉर अ फ्यू एलिमेंट्स। आपको याद होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर भी हमने ये बात की थी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमें काफी सारे एलिमेंट्स के बारे में आइडिया नहीं है, मतलब फाइंड नहीं है, इस वजह से उसमें हमें ट्रेंड बता, एक उसका ट्रेंड भी बड़ा अजीब सा था, तो उस वजह से उसका ट्रेंड को मेंशन करना हमारे लिए मुश्किल है। इसके लिए फिर हमने ये किया कि उधर हमने बात की थी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जनरल ट्रेंड बताना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमने कुछ ना कुछ उसको एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ हम उसको कह रहे हैं कि मिलिकन का तो स्केल बनाना बहुत मुश्किल है। उसकी वजह क्या है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सारे एटम्स की हमारे पास नोन नहीं है। ये लिमिटेशन के हवाले से भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, ये एमसीक्यू हो गया। अच्छा, मिलिकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पॉलिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपस में रिलेशनशिप बताना, और ये तो था ना कन्वर्जन, कि मिलिकन की आई वैल्यू को पॉलिंग स्केल की वैल्यू पे आई वैल्यू के बराबर लाना हो तो क्या करें।
तो ये था फैक्टर ना, कि इस तरह इस ये फार्मूला लगाएंगे तो जो आंसर आएगा वो पॉलिंग स्केल वाली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के राउंड अबाउट हो जाएगा। यहाँ वो बता रहे दोनों की जो जो वैल्यूज आई पड़ी हैं अपनी अपनी, उसकी और है उसकी और है, तो वो उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, तो उसके लिए ये फार्मूला लिखा है। एक्स पी से मुराद है कि पॉलिंग स्केल पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इक्वल है 0.3 इंटू मिलिकन स्केल पे जो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है -0.2। तो ये फार्मूला यूज करते हैं जो रिलेशन बता रहा है पॉलिंग पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव आपकी पॉलिंग स्केल पे जो आ रही है किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जो मिलिकन स्केल पे आ रही है, इन दोनों के दरमियान ये रिलेशनशिप आ जाती है। उसके बाद तीसरा हमारा मेथड है जी ऑलरेड रचौव स्केल। डेफिनेशन इसकी हम ये करते हैं कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर उसको हम एफ ई एस से शो करें, और फोर्स का यूनिट आप डायंस लें, न्यूटन भी होता है ना, मुख्तलिफ यूनिट्स होते हैं, तो डायंस फोर्स का यूनिट आप ले रहे हैं। पुराने यूनिट्स यही सिस्टम जो थे उसमें यही यूज होता था। नए जो ऐसा सिस्टम है उसमें तो न्यूटन आता है। जो पुराना सिस्टम था ना, सी जी एस सिस्टम भी बोलते थे जिसको, तो उस हवाले से ये डायंस वाली फॉर्म में चला जाता है। अच्छा, बिटवीन एन एटम ए एंड अ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एट कोवेलेंट रेडियस आर ए उसका सिंबल है, और आर्मस्ट्रांग उसका यूनिट है। यानी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कंसीडर कर रहे हैं किसके, एक एटम की और एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और उसके साथ जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन उसके साथ जो मौजूद है उसकी, एट कोवेलेंट रेडियाई, जो उस एटम के कोवेलेंट रेडियाई की पे पड़ा हुआ है। मैयर द ऑलरेडी रचौल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम, इसको हम सिंबल दे रहे हैं एक्स ए ए आर से। ठीक हो गया, एक्स ए से मुराद हो गया, ए यहाँ पे एटम को शो कर रहा है, वो ए एटम जिसकी हम बात कर रहे हैं, और ए आर ये ऑलरेडी रचौल जो है, ए इसका लिया है, आर जो है वो दूसरे का लिया हुआ है, तो ए आर इसने शो किया हुआ है फर्क करने के लिए। ये पिछले को हमने एक्स एम से शो किया था ना मुलिकन के लिए, तो इसको हमने एक्स ए आर से शो करें। तो एक्स ए ए एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए आर स्केल के ऊपर, ऑलरेडी रचाओ स्केल्स के ऊपर किसके बराबर है, ए प्लस एफ ई एस प्लस बी के बराबर। ये टर्म कैसे आएगी अभी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि ये इक्वेशन कैसे आती। अच्छा, तो यहाँ पे आपके पास है ए से मुराद क्या है जी, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, और बी से मुराद है इंटरसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये दोनों क्या चीजें होती हैं ये भी मैं आगे फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। तो डेफिनेशन जब आपसे पूछेंगे तो उसमें आपने ये डेफिनेशन भी लिखनी है, ये इक्वेशन भी लिख देनी है, और नीचे ये वाला उन इनके सिंबल जो आ रहे हैं वो भी आपने बता, क्योंकि एफ ई एस का तो हमने ऊपर बता दिया है, इसका भी बता दिया। अब ए और बी यहाँ नए थे, उसको हमने ये नीचे बता दिया कि ए किसको शो कर और बी किसको शो कर। ठीक हो गया। अजम्पशन में फर्स्ट इसने अजम्पशन की थी क्या, कि एन इलेक्ट्रॉन इन अ बॉन्ड इज अट्रैक्टेड बाय वन ऑफ द टू न्यूक्लियाई अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। इसने अज्यूम किया था एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन तो दो होते हैं ना, एक्स ए बी से जुड़ा हुआ है, तो ए और बी बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन तो दो हैं। ठीक हो गया। लेकिन इसने कहा कि अब हम कंसीडर कर रहे हैं कि वो जो दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का है, दूसरा दूसरे एटम का है, तो जो एक एक एटम का है उसी एक इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं, और उसके न्यूक्लियस के ऊपर अट्रैक्शन को भी उसकी कंसीडर कर रहे हैं। इसको मैं ग्राफ इसको डायग्राम की मदद से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं एक मिनट इसकी डायग्राम भी आपको निकाल के दिखाता हूँ। जी बेटा, ये अच्छा बात हम कर रहे थे इसकी अजम्पशन वाले की, तो इसकी मैंने ये फिगर ड्रा करने के लिए ली है। सपोज करें ये आपके पास बॉन्ड है जिसके गिर्द एक दो एटम जुड़े हुए हैं, एक तरफ ए एटम कह लें, ठीक है, और दूसरी तरफ आप बी एटम कह लें, ए बी एटम है। अच्छा, इसमें हमें इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपका, अच्छा ये दो एटम है इसमें, ठीक है, एक एटम ये हो गया और दूसरा एटम आपका ये हो गया। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और चलो बड़ा कर लेते हैं ताकि शेड पेयर को हम शो कर सकें। ठीक है, अब सपोज करें कि शेड पेयर इलेक्ट्रॉन आपके पास हैं, तो यहाँ पे,
ये दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसका न्यूक्लियस भी दोनों को अट्रैक्ट कर रहा है, उसका भी दोनों को कर रहा है, लेकिन हम अज्यूम, अब उसकी अजम्पशन क्या थी वो आप देखें ना, उसने अजम्पशन यही दी है कि इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इन अ बॉन्ड इज अट्रैक्टेड बाय वन ऑफ द टू न्यूक्लियाई अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर रहे हैं, इस ये न्यूक्लियस है और ये एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना इस एक इलेक्ट्रॉन में और इस न्यूक्लियस के दरमियान, उसको हम कंसीडर कर रहे हैं आपके यहाँ पे। ठीक हो गई, ये FES से जो ऊपर आपने शो किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो यही वाली है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन की टर्म तो आपके जहन में होगी ना, इलेक्ट्रो चार्ज को कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रो का टर्म जो, और स्टैटिक रेस्ट को कहते हैं कि रेस्ट पे जो चार्जेस पड़े हों उनके दरमियान जो फोर्स अट्रैक्शन कूलम लॉ से हम निकाल लेते हैं ना, डील करते हैं। आपको फार्मूला भी याद होगा ना, F = Q1 Q2 ओवर R स्केल होता था, साथ वो कांस्टेंट भी 1/4 πε0 वगैरह कांस्टेंट भी आते थे, तो वही वाला फार्मूला इसने उसी से हेल्प ली है। अच्छा, अब यहाँ इसने कहा कि कंसीडर करें एक एटम हमारे पास ए है और उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो Z इफेक्टिव E+ है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की आपको याद होगा, एटॉमिक रेडियाई से पहले हमने बात की थी कि जो आपका आम न्यूक्लियर चार्ज होता है उसमें से हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट को माइनस किए थे। Z Z इफेक्टिव किसके बराबर होता है, Z माइनस सिग्मा के। Z वहां पे हमने कहा था ये उसका एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज है, और सिग्मा हमने कहा था कि जो दरमियान में इलेक्ट्रॉन आ गए हैं जिसकी वजह से स्क्रीनिंग हो गई है, तो स्क्रीनिंग, ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहलाता है। तो इसकी वजह से अब जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वैलेंस शेल के ऊपर वो कम हो जाती है, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम है और असल जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा होता है। तो उसमें से जब ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट को माइनस करते हैं तो इफेक्टिव वाला निकल आता है, तो वही यहाँ पे हम ले रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। अच्छा, न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज Z तो शो कर रहा है उसके एटॉमिक नंबर को कि इसके पास इतने प्रोटॉन है, और एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज जो होता है वो आपको पता है E+ होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आपको पता है जो चार्जेस तो सेम होते हैं ना, अमाउंट, सिर्फ साइन के फर्क होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, तो इसलिए इसको E+ लगा दिया ना कि इसका चार्ज जो है वो E- के बराबर ही है, बस साइन का ही डिफरेंस है कि ये पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव होता है। तो Z बता रहा है कि कितने प्रोटॉन वहां पे हैं और E+ बता रहा है, उसको मल्टीप्लाई करके उसका चार्ज निकल आएगा टोटल। ठीक हो गया। अब ये, और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन हम FES से शो कर रहे हैं ऑन अ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हमने कहा जी कि E- है, और वो कितने डिस्टेंस पे मौजूद है, कोवलेंट रेडियस RA डिस्टेंस पे मौजूद है, क्योंकि ये देखें ना कोवलेंट बॉन्ड बनाया है दोनों में, ये शेड पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो रेडियस कहलाता है ये कोवलेंट रेडियाई। हम याद होगा पीछे हमने एटॉमिक रेडियाई की भी बात की थी कि दोनों न्यूक्लियस के दरमियान बॉन्ड लेंथ ले लेते हैं, उसको हाफ कर लेते हैं, तो एक एटम का रेडियस या कोवलेंट रेडियाई निकल आता है, तो ये एक एटम का कोवलेंट रेडियाई उसने ये निकाला हुआ है यहाँ तक है ना, तो वो इसका वैलेंस शेल तक का डिस्टेंस बन जाता है। ठीक हो गई, तो कोवलेंट रेडियाई ले लिया। अब हमने कहा जी पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस एटम की जो है वो किसके बराबर है, इस इन दोनों साइंटिस्ट के मुताबिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और अट्रैक्शन के इक्वल है। पहली इक्वेशन तो हमारी ये बन गई कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस ए एटम की है AR स्केल के मुताबिक, वो FES इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और अट्रैक्शन के इक्वल है। अब FES किसके बराबर होती है, उसका वही फार्मूला Q1 Q2 ओवर R जो हम लेते हैं वो वाला फार्मूला लिया हुआ है इसने। तो Z इफेक्टिव E+.E- ओवर R, A आपका आ जाता है। अच्छा, अब कूलम जो ला होता है हमारे पास वो तो आपको पता बराबर होता है Q1 Q2। अब Q1 तो आ गया ना ZE+, एक न्यूक्लियस का चार्ज हो गया, Q2 आपके पास आ गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज E- हो गया, Q1 Q2 हो गया, ओवर R स्केयर होता है ना। अब यहाँ पे ये RA सिर्फ लिखा हुआ है, इसको मैं ना स्केयर कर लेते हैं ताकि आप वो इक्वेशन आपकी सही हो जाएगी। ठीक है, तो असल में ये स्केयर, अच्छा इसके साथ कांस्टेंट भी होना चाहिए, ठीक हो गया, तो कांस्टेंट भी आप साथ इसके लगा लें कि कांस्टेंट लिख लेते हैं।
ठीक हो गई। होता है ना कूलम्स लॉ में हमने पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R² करके बना होता है फार्मूला ना। तो उस हिसाब से हमारे पास ये बन जाए, कांस्टेंट साथ आना चाहिए। तो ये कांस्टेंट के मैंने यहाँ साथ इसके लिख लिए। अच्छा फिर अब इन दोनों को इकट्ठा कर दें तो जेड इफेक्टिव ऑफ ए, ये मैंने उसको ए सिंबल दे दिया कि ए एटम की बात हो रही है। ई और ई मल्टीप्लाई होगी, ई स्केयर हो गए, क्योंकि हम यहाँ आपको याद होगा कूलम लॉ में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे होते हैं, साइंस को कंसीडर नहीं कर रहे होते। तो मैग्नीट्यूड दोनों मल्टीप्लाई हुई तो वो स्केयर हो गई, तो Q1 और Q2 यानी ई और ई मिलके ई स्केयर हो गए। साथ आपके पास के कांस्टेंट जो है वो वैसे का वैसे आ जाते हैं। ठीक हो गई अभी तक। उसके बाद इसमें भी नीचे आप वो आर का वो स्केयर बना देंगे जो मिस हो गया था, क्योंकि कूलम लॉ में रेडियस का स्केयर आ रहा होता है। ठीक हो गई। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 थी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस एटम की वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन के बराबर है। हमने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन कैसे निकलेगी, उसके लिए ये हमने फार्मूला लिखा, उसको निकाल लिया। इसमें अब उसने ये सिंबल बताए, एक्स ए से मुराद क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए ऑन ऑलरेडी रोचो स्केल। फिर ई से मुराद चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो इतने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर होता है। जेड इफेक्टिव से मुराद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। और आर ए से मुराद कोवलेंट रेडियस ऑफ एटम ए है। फिर उसने कहा जो जेड इफेक्टिव आपके पास है उसका फार्मूला तो ये होता है जेड ए माइनस सिग्मा ए। जेड ए से मुराद ए एटम का एटॉमिक चार्ज, और माइनस सिग्मा ए से मुराद सिग्मा उसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट ऑफ एटम ए आ गया। तो अब आप कहेंगे कि इक्वेशन 2 इसका मतलब हम इसको चेंज करें तो ये हो सकती है कि उसमें जेड इफेक्टिव की जगह ये वाला फार्मूला पुट कर लिया जाए, जेड ए माइनस सिग्मा ए का। ई स्केयर साथ वैसे ही है कि कांस्टेंट भी ले लें और इधर भी ये आपके ठीक है के साथ कांस्टेंट मैंने रखे। कांस्टेंट की वैल्यू और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कांस्टेंट, ठीक है। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और कांस्टेंट दोनों की वैल्यूज पुट कर लें क्वेश्चन 3 में के अंदर, तो हमारे पास ये फाइनल शक्ल बनती है 0.359 जेड ए माइनस सिग्मा ए ओवर आर ए का स्केयर आ जाएगा। ठीक हो गई। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 बन गई। इक्वेशन नंबर 3 तो ये थी जिसमें हमने वो वैल्यूज इसकी जेड इफेक्टिव की वैल्यू पुट की है। इक्वेशन नंबर 4 में हमने कांस्टेंट और चार्ज वगैरह की वैल्यूज पुट की, उनको सॉल्व कर लिया, तो ये मेरे पास फाइनल शक्ल आ गई जिसमें 0.359 और बाकी सारे फैक्टर वैसे। अब जिस एटम की अब हमने निकालनी होगी उसका जेड ए रखेंगे, उसका सिग्मा ए रखेंगे, उसका आर ए रखेंगे, और आंसर निकालेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। जहां तक तो बात होगी इक्वेशन नंबर 4 हम तक हम आए हैं, एफ ई एस की कैसे निकालनी। अब आगे हमने शुरू में इक्वेशन नंबर 1 में लिखा था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो एफ ई एस के बराबर ही आती है। ठीक हो गए। उसके बराबर इक्वल होती है, तो कहते हैं इक्वल होती है तो इसका मतलब ये है कि फिर जो मुख्तलिफ एटम्स हैं उनकी जब मैं एक ग्राफ ड्रा करूं, है ना, द वैल्यूज ऑफ एफ ई एस फॉर डिफरेंट एटम्स वर कैलकुलेटेड यूजिंग इक्वेशन 4। इस इक्वेशन 4 से हर मुख्तलिफ एटमों की हमने एफ ई एस निकाल ली। फिर उस एफ ई एस को जो बराबर थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, वो दोनों के दरमियान हमने ग्राफ ड्रा किया। जब ग्राफ ड्रा किया तो हमारे पास graph was drawn between these FES values and the corresponding electronegativity values on Pauling scale। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यूज पॉलिंग स्केल पे थी वो ली है, ये नहीं ली, क्योंकि ये तो अभी हम रिलेशनशिप निकालने जा रहे हैं ना। इसका ऑलरेडी रचोज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फाइंड करनी है, और उसके लिए ये वाली शक्ल हमने लेके आनी है। ये कैसे आई है ये अब हम बात करने जा रहे हैं। इसलिए उसने कहा कि भी एफ की जितनी वैल्यूज थी वो ले ली। अब इसने तो कहा था ऑलरेडी जो रचोज है इसने तो यही कहा था भी ये एफ जो निकलेगा वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बराबर है। दोनों में बस जो ये इसका आंसर होगा वही उसी का आएगा, कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब वो पॉलिंग स्केल के से हमने जो वैल्यूज थी वो ली, उनके उनको रखा एक एक्सिस पे, और एक एक्सिस पे हमने एफ को रखा, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाता है। ग्राफ ड्रा किया तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है, वाज ऑब्टेन्ड। अच्छा, वो जो ग्राफ आया उसमें से हमने स्लोप लिया और इंटरसेप्ट लिया, जो ऊपर भी हमने बात की थी। ये अभी शुरू में डेफिनेशन के नीचे भी कि ए से मुराद का है स्लोप है, और बी से मुराद क्या है,
इंटरसेप्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन है। अब ये स्लोप और इंटरसेप्ट का क्या कंसेप्ट है और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का क्या मतलब है, इसकी हम बात करें तो हम कहते हैं कि देखिए ये हमारे पास अगर हो, ये आपके पास एक एक्सिस है, ठीक है, ग्राफ का, और ये ग्राफ का दूसरा एक्सिस है, वाई एक्सिस, ठीक है। तो अगर आपके पास इक्वेशन ऐसी हो इस शक्ल की, जैसे वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये आपने शायद पहले पढ़ा हो, इसको हम ना बोलते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कहलाती है। कि जो इक्वेशन इस शक्ल में हो वो स्ट्रेट लाइन होगी। क्या मतलब कि अगर आप उसकी ये जो इक्वल की इस तरफ यानी वाई है, वाई को आप इधर वाई एक्सिस पे रख लें, यानी इस और जो एम के साथ एक्स मौजूद है तो एक्स को आप इधर एक्स एक्सिस पे रख, ये दो वेरिएबल होंगे ना, वाई भी एक्स जो आपके हाथ में होगा जिसको आप चेंज कर रहे होंगे, और उसके चेंज करने से वाई की वैल्यू चेंज हो रही होगी, ठीक है। तो x जो आपका है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो हम चेंज कर रहे हैं, और y हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल है, वेरिएबल है चेंज वो हो रहा है लेकिन डिपेंडेंट है किसके ऊपर, x की वैल्यू के ऊपर, तो उसको हम रखते हैं y एक्सिस पे, इस एक्सिस पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो इंडिपेंडेंट होता है वो हम इसको यहाँ पे नीचे x एक्सिस पे रख रहे होते हैं। जब आप रखेंगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, जैसे यहाँ पे मैं ड्रा कर लेता हूँ, सपोज ये ऐसे एक स्ट्रेट लाइन आई, ग्राफ आपके पास आ गई, ठीक है। अच्छा, अब इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप बनेगा, स्लोप हम कैसे निकालते हैं, उसमें आपने पढ़ा हुआ है कि हम इतना थोड़ा सा डेल्टा वाई ले लेते हैं, थोड़ा सा डेल्टा एक्स ले लेते हैं, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई कर लेते हैं, तो वो हमारे पास स्लोप आ जाता है। स्लोप निकालना हो तो इज इक्वल टू, इसमें मैं सिंबल पुट करते हैं तो ये डेल्टा वाई हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह ये डेल्टा एक्स आ गई, ठीक है। डेल्टा वाई से मुराद ये इन दोनों का, ये एक वाई, ये दो वैल्यू ना वाई की, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, इन दोनों का फर्क लेंगे डेल्टा वाई, और एक्स, डेल्टा एक्स से मुराद ये एक वैल्यू एक ये वैल्यू, इन दोनों का फर्क लेंगे तो डेल्टा एक्स, ये स्लोप होता है। और यहाँ पे ये स्लोप किसके बराबर है आपका, इस इक्वेशन में ये जो एम मौजूद है ये स्लोप को शो कर रहा है, एम जो मौजूद है ये स्लोप कहलाता है, एक्स के साथ जो मौजूद है उसे स्लोप कहते हैं, ठीक हो। अच्छा, अब ये जो ग्राफ आपका जहां जाके कट कर रहा है, यानी ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ थी वो वाई एक्सिस को किसी एक पॉइंट पे जाके इस तरह कट करती, जैसे ये आपको नजर आ रही, तो जिस पॉइंट पे कट कर रहा होता है इसको हम नाम देते हैं वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। ये क्या कहलाता है, वाई इंटरसेप्ट कहलाता है, जिस पॉइंट पे उसको ग्राफ वाई एक्सिस को ये स्ट्रेट लाइन जाके कट कर रही होती है। तो यहाँ पे इसके अंदर इक्वेशन के अंदर ये जो एम है वो स्लोप को शो कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, इसके अंदर y से मुराद जो लॉन्ग y एक्सेस आपने लिया हुआ है, x से मुराद इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो आपने लॉन्ग x एक्सेस लिया हुआ है, m से मुराद उस आने वाली स्ट्रेट लाइन का स्लोप है, और c से मुराद उस आने वाली स्ट्रेट लाइन का y इंटरसेप्ट है, कि वो y एक्सिस को किस पॉइंट पे किस वैल्यू पे कट करती है, वो वैल्यू c के बराबर है, ठीक हो गई। तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का ये कंसेप्ट था। अब इसमें आपको वो स्लोप और इंटरसेप्ट वाली बात जो उसने लिखी थी, जहाँ यहाँ उसने सिंबल ए और बी शो किए हुए हैं, तो वो उसी इसी पॉइंट पे है। अब वो कह रहा है कि अगर हम जब वो ग्राफ ड्रा करते हैं तो स्ट्रेट लाइन आती है, और उसके स्लोप को और इंटरसेप्ट को जब हम वैल्यूज वगैरह पुट करते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन आती है जिससे हम ऑलरेडी रचौल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल सकते हैं। वो क्या आती है, इज इक्वल टू ए इंटू एफ ई एस प्लस बी। एफ ई एस क्या है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो ऊपर से आप कैलकुलेट करते आए हैं, ठीक होगा। ये आप लेंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस, यानी यहाँ पे ये नीचे एक्स की जगह यहाँ पे आपने एफ ई एस को रखा होगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक होगा। फिर जो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो निकाल रहे हैं आपकी वो डिपेंडेंट वेरिएबल, वो आपने यहाँ बाई एक्स पे रखा होगा, ठीक होगा। फिर उस जो आने वाली स्ट्रेट लाइन है उसका जो स्लोप है वो ए के बराबर है, यहाँ लेकिन ए स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन ग्राफ,
और इसकी वैल्यू कह रहा है 1 होती है फॉर मोस्ट ऑफ द एटम, ज्यादातर एटमों के लिए इसका आंसर जो हमारे पास 1 ही आता है। तो ए की जगह हम यहाँ पे भी इस इक्वेशन में भी 5वें नंबर जो इक्वेशन है इसके अंदर भी हम 1 पुट कर लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, और बी जो है वो क्या है, इंटरसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन, कि वो स्ट्रेट लाइन जो है वो जाके वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है उस पॉइंट की वैल्यू ये है, वो उसे इंटरसेप्ट कहते हैं। और कहते हैं ये ज्यादातर एटमों के लिए 0.744 इसकी वैल्यू होती है। तो ये भी हमने पुट कर लिया यहाँ पे इसी इक्वेशन नंबर 5 के अंदर। तो ये शक्ल आ जाएगी। अब इसमें आप कहेंगे 1 तो मल्टीप्लाई होकर एफ रह जाएगा, और एफ का फार्मूला हमने अभी इक्वेशन नंबर 4 से निकाला था, वो वाली इक्वेशन उठा के आप यहाँ ला के पुट कर दें तो आपके पास जो नई शक्ल इक्वेशन की बनेगी वो ये वाली बन जाएगी। ठीक हो गया। इसको यूज करके अब इसमें क्या क्या चाहिए, आर ए चाहिए, जेड ए चाहिए और सिग्मा ए चाहिए। 3 क्वांटिटीज हमें चाहिए। किसी भी एलिमेंट की हम 3 ये वैल्यूज पुट करें, उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकल आएगी, और ये जो वैल्यू आएगी उसे हम नाम देते हैं ऑलरेड-रचौस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। ठीक है, ये उसी के स्केल पे निकल रही होती। तो ये थर्ड आपका स्केल था जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फाइंड करने के लिए। उसके बाद यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हम कहते हैं यूनिट हमारे पास कोई नहीं होता, क्योंकि रिलेटिव क्वांटिटी चल रही होती है तो यूनिट इसका नहीं है। फैक्टर में वही फैक्टर सेम उसी पॉइंट तरह ही है जिस तरह आपने आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में बात की, और ट्रेंड भी इसका बिल्कुल उसी तरह सेम ही है। जैसे देखें, आपने वहां भी कहा था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयनाइजेशन एनर्जी के भी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के भी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के भी डायरेक्टली। जितना ज्यादा होगा न्यूक्लियर अट्रैक्शन वैलेंस शेल पे ज्यादा हो जाएगी, तो ग्रेटर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो पावर है वो इसकी ज्यादा हो जाएगी। इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी। एटॉमिक रेडियस की बात करें तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कि जितना साइज बड़ा होगा उतनी उसकी डिस्टेंस वैलेंस शेल का न्यूक्लियस से ज्यादा हो गया, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो गई, अट्रैक्ट करने की सलाहियत भी कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। इसी तरह शील्डिंग फैक्ट भी इन्वर्सली है, जितना शील्डिंग ज्यादा होगा न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल के ऊपर कम, और अट्रैक्ट करने की सलाहियत भी इलेक्ट्रॉन की को कम हो जाएगी न्यूक्लियस की, जिस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। और चौथा नया फैक्टर जो ऊपर हम बात कर रहे थे इसके करेक्टरिस्टिक्स के अंदर भी, कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि जितनी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है उतना साइज उसका छोटा होता जाता है, न्यूक्लियस अट्रैक्शन वैलेंस शेल पे ज्यादा होती जाती है, अट्रैक्ट करने की पावर इलेक्ट्रॉन को वो ज्यादा हो जाती है न्यूक्लियस की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी जो है वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो आपकी है वो भी ज्यादा हो जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, ऑक्सीजन स्टेट होगी, उसके बाद ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल के ये भी सेम उसी तरह है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी का आप बताते हैं कि ग्रुप्स के अंदर ये डिक्रीज हो रही है, और नंबर ऑफ शेल के इंक्रीज होने की वजह से एटॉमिक साइज बड़ा हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल के ऊपर कम होती जा रही है। इसी तरह पीरियड के अंदर ये इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, बल्कि इफेक्टिव नहीं। अच्छा बेटा, इसमें हम बात कर रहे थे सिग्नल का थोड़ा इश्यू था जिसकी वजह से ना वो इंटरप्शन आ गई, कि आपका जो पीरियड है वो इंक्रीज, पीरियड में ये इंक्रीज हो रही थी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और अच्छा न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से एटॉमिक साइज आपका छोटा हो गया, और जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वैलेंस शेल के ऊपर वो ज्यादा हो गई। ठीक हो गई। तो और ट्रेंड इसका वही है जो आपने आयनस एनर्जी इलेक्ट्रॉन उसके हवाले से बात की थी। लास्ट इसका है जी एक्स्ट्रा टॉपिक के आयनिक और कोवलेंट करैक्टर के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। आपकी बुक पे इसने नोट्स में तो हेडिंग दी हुई है, शॉर्ट क्वेश्चन भी जैसे बनाया जा सकता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अहमियत क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड से क्या ताल्लुक है, या उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन देती है। ठीक हो गया, या इसकी सिग्निफिकेंस क्या है ये पूछ लें। ठीक हो गया, या ये पूछ लें कि आयनिक और कोवलेंट करैक्टर के बारे में ये कैसे इंफॉर्मेशन देती है। तो उस हवाले से आप ये वाला पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स। कैसे कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ग्रेटर हो तो हम कहते हैं कि आयनिक बॉन्ड है। जैसे ये सोडियम क्लोराइड में देखें, सोडियम की 0.9 है, क्लोरीन 3.1 है, दोनों का डिफरेंस 2.2 है, तो ये एक आयनिक बॉन्ड है।
अच्छा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम हो तो कोवलेंट है। कोवलेंट में फिर हमारे पास दो तीन कैटेगरी, दो है ना, पोलर है या नॉन पोलर है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 से लेके 0.5 तक है तो फिर वो नॉन पोलर है। जैसे CH4 के अंदर कार्बन की 2.5 है, हाइड्रोजन 2.2 है, डिफरेंस लें तो 0.3 की एक नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। H2, दो एक जैसे एटम जुड़े हो तो आपको पता है डिफरेंस वैसे 0 हो जाता है, वो भी नॉन पोलर हो गया। ठीक है। और अगर 0.5 से लेके आगे 1.7 तक कहीं भी हो तो फिर वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। जैसे HCl के अंदर देखें तो हाइड्रोजन की 2.2 और क्लोरीन 3.1 है, दोनों का डिफरेंस 0.9 है, तो ये एक पोलर एग्जांपल होगी। इस तरह वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का डिफरेंस देखेंगे 2.2 और 3.4 का, तो वो भी 1.2 है, वो भी ग्रेटर है, तो वो भी एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। और अगर ऐसा हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस वही 1.7 के बराबर, तो फिर हम उसे 50% आयनिक और 50% कोवलेंट जो है ना वो मानते हैं कि जो बॉन्ड है उसमें 50% आयनिक करेक्टर है और 50% कोवलेंट करेक्टर है। 50% का मतलब क्या है, इस चीज को समझाने के लिए मैं एक आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि हालांकि 100% आयनिक बॉन्ड तो हमारे पास कोई भी नहीं होता ना। जैसे अब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपके पास है फ्लोरीन, और मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जो आपके पास है वो सीजियम है। सीजियम और फ्लोरीन को जोड़ लें तो इनके दरमियान जो आयनिक बॉन्ड आपका बनता है, यहाँ मैं इसको मेंशन, यानी मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव आपके पास है, मोस्ट जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम आपके पास है वो है सीजियम। ठीक है। और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो फ्लोरीन है। इन दोनों को अगर आप जोड़ लेते हैं, जोड़ के, और इसके दरमियान अगर आप बॉन्ड, ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, तो आपके पास, ठीक है, ये सीजियम फ्लोराइड आ गया। तो ये 92% आपका ना आयनिक करेक्टर रखता है सिर्फ, 100% नहीं, 92%। और बाकी 8% क्या चीज है, उसे फिर हम नाम देते हैं, जो बाकी 8% है वो हमारा क्या है, कोवलेंट करेक्टर। ठीक है। 92% अगर आयनिक करेक्टर है, तो बाकी जो आपके पास 8% बनता है उसे हम कहते हैं कि ये हमारा कोवलेंट करेक्टर है। कोवलेंट करेक्टर मतलब कैसे शो कर रहा है, असल में होता ये है कि हम कहते हैं कि ये जो सीजियम और फ्लोराइड के आयन जुड़े पड़े हैं, तो अब देखें ना, आयन तो मौजूद है, जैसे ये एक आयन है, ठीक है, ये दूसरा उसके साथ आयन मौजूद है। तो अब इनकी चार्जेस की अट्रैक्शन तो आपस में प्लस माइनस की मौजूद होगी होगी ना, उसके अलावा इनके साइजेस की वजह से भी आपस में फोर्स अट्रैक्शन शो हो रही होगी। साइजेस की वजह से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो उनकी वहां मौजूद है उनकी वजह से कह रहे हैं। तो अब आयनिक बॉन्ड तो सिर्फ कहता है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन, चार्जेस की अट्रैक्शन को आयनिक बॉन्ड सिर्फ कंसीडर करता है, वो बाकी अट्रैक्शन को शामिल नहीं करता। लेकिन वहां पे फोर्स अट्रैक्शन तो बाकी भी मौजूद है। तो इसलिए फिर हम कहते हैं अगर इन दो के दरमियान जो फोर्स अट्रैक्शन अगर 100 न्यूटन की है, तो उसमें से 92 न्यूटन उसके चार्जेस की वजह से, प्लस माइनस चार्जेस की वजह से, और बाकी जो 8 न्यूटन है वो उसकी बाकी उसके साइजेस की वजह से उसकी अट्रैक्शन बनी हुई है। तो इस वजह से हम उसको फिर कोवलेंट करेक्टर का नाम देते हैं, जो साइजेस की वजह से अट्रैक्शन मौजूद होती है। ठीक है। और इस तरह ये हमारे पास ये आयनिक करेक्टर और कोवलेंट करेक्टर को बताया जाता है। तो यहाँ पे भी आपका ये 50% आयनिक और 50% कोवलेंट का मतलब यही होगा कि भाई उसमें जो चार्जेस की वजह से जो अट्रैक्शन है पॉजिटिव नेगेटिव आयन की वजह से वो 50% है, बाकी साइजेस की वजह से जो अट्रैक्शन है वो उसकी जो बची है उसे कोवलेंट करेक्टर का नाम है। ऐसा नहीं होता कि जैसे आप कहेंगे सर 50% का मतलब है कि उसने आधों ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं और गेन किए हुए हैं, और आधों ने शेयर किए हुए हैं, इस वजह से 50% कोवलेंट है। क्योंकि कोवलेंट में तो शेयरिंग होती है, नहीं ऐसी बात नहीं कि आयनिक में बॉन्ड वहां लॉस गेन वाले चल रहा है, लेकिन साइजेस की वजह से जो अट्रैक्शन हो उसको हम कोवलेंट का नाम दे देते, शेयरिंग वाली बात वहां नहीं होती। ठीक हो गई। चलिए यहाँ तक ये आपका जी मुकम्मल हो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला टॉपिक जो है।